रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सभी कुशल पूर्वक होंगे, घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें। तो आज हम कक्षा 10 विषय हिंदी स्पर्श का पाठ 10 प्रेमचंद बड़े भाई साहब का अध्ययन करेंगे के शेष भाग का अध्ययन करेंगे, जो कि आधा हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ा था। अब हम उससे आगे उसका अध्ययन करेंगे। पहले हमने पढ़ा कि किस तरह से लेखक अपने भाई से छोटा था और उसका भाई उसकी कितनी चिंता करता था। उसको पढ़ाने के लिए खुद भी वही आदर्श प्रस्तुत करता था, वह भी दिन रात पढ़ता था और वह चाहता था कि उसको छोटा भाई अर्थात लेखक भी पढ़े लिखे, लेकिन लेखक के मन में पढ़ने की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन भाई के डांटने पर उसका भी मन हुआ कि वह पढ़ना प्रारंभ करे और पढ़ने के लिए वह कुछ इस तरह से नियम बनाता है। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ भी धोना, नाश्ता करना, पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना, 6:30 से 7:30 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात है। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें किसी की याद ना रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कोशिश करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकी मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन से जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। साधारणतः बच्चे यही करते हैं। मम्मी पापा कितना डांटते हैं, करते हैं, लेकिन फिर भी वो खेल कूद से बाज नहीं आते हैं। ये बच्चों की उम्र ही होती है खेलने की, इसलिए बच्चों खेलने के साथ साथ पढ़ाई पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो आपने देखा किस तरह से लेखक पहले टाइम टेबल बनाता है, लेकिन फिर खुद ही उस पर अमल नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसे खेलने की अधिक इच्छा होती थी। सालाना इम्तहान हुआ, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूँ। आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आया, लेकिन वह मुझे इतना दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार भी लज्जास्पद जान पड़ा, अर्थात मुझे शर्म सी महसूस हुई। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का वह रौब मुझ पर ना रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह
हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रग रग में साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था। अर्थात अब भाई साहब मुझे इतना नहीं डांटते थे, क्योंकि मैं खेलते कूदते भी क्लास में प्रथम स्थान पर आया था और वो फेल हो चुके थे। साहब ने इसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो, दर्जे में अव्वल आ गए तो तुम्हारा दिमाग हो गया है, मगर भाईजान घमंड के बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुम कौन सा उपदेश दिया या यूं ही पढ़ गए। महज इम्तहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है, असल चीज़ बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाभिमानी हैं। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार में सभी महिप उसे कर देते थे। महिप अर्थात राजा, जो भी राजा थे अन्न वो उसे कर देते थे, टैक्स देते थे। बड़े भाई साहब देवता उनकी गुलामी करते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे, मगर उसका अंत क्या हुआ। घमंड में उसका नाम निशान तक मिटा दिया। क्यों, उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा था। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे। इतना ही नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया से दोनों से ही गया। शैतान का हाल भी पड़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हो गया कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं। अंत में हुआ यह कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहे रूम से ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने जो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और तुम अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो। अंधे के हाथ बटेर लग गई। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का क्या अर्थ है, पढ़कर बताओ। पढ़ो और बताओ। मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। कभी कभी गुल्लू डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो सकता। सफल खिलाड़ी वह होता है जिसका कोई निशान खाली ना जाए। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आ जाओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजेब्रा, ये अलजेब्रा है बेटा, अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी और गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी समय में हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गया। सफा चट, सिर्फ भी ना मिला, सिफर भी ना मिला, सिफर भी हो और ख्याल में हो, किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कोड़ियों चार्ल्स हुए हैं, अर्थात करोड़ों चार्ल्स हुए हैं। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों का नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे दोयाम, सोयाम, चाहरुम, पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 1 लाख नाम बता देता।
एक ही नाम के पीछे इस तरह से आप देखते हो इतिहास में कितने अजीबोगरीब नाम होते हैं तो वो याद ही नहीं होते हैं। इस तरह से लेखक का जो भाई है बता रहा है कि इस तरह एक ही व्यक्ति के नीचे चार्ल्स हुए हैं, इतने सारे चार्ल्स हुए हैं, चार्ल्स प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, आपने देखा होगा इतिहास में जब पढ़ते हैं। तो यहाँ उसी की बात की जा रही है। और ज्योमेट्री तो बम, खुद की पनाह, खुदा की पनाह, अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इस निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फ़र्क है, और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई और दाल भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है। मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह, वे तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा। इस रेखा पर एक लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा। पूछिए इसमें प्रयोजन क्या है। दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा या आधा ही रहे मेरी बला से, लेकिन परीक्षा में पास होना है तो यह सब खुराफात याद करनी ही पड़ेगी। देखा आपने किस तरह से दिया जाता है और वो हमें याद करना पड़ता है, सबको ही याद करना पड़ता है। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी सामने खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है। इसमें आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन इस जरा सी बात पर 4 पन्ने कैसे लिखें। जो बात इस वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्ने एक ही वाक्य में, जो बात एक वाक्य में कही जा सकती है उसे 4 पन्नों में लिखने की ज़रूरत क्या है। मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ। यह तो समय की किफ़ायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना हो चटपट कह दे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए, और पन्ने भी भरी पूरे फुल स्केप आकार के। यह छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है। अनर्थ तो यह है कि कहाँ जाता है। संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। संक्षेप में भी लिखो और 4 पन्ने भी लिखो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी दौड़िए, तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी दौड़िए। उल्टी बात है या नहीं। बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, लेकिन इन अध्यापकों को इतनी तमीज़ भी नहीं है। उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस दर्जे में अव्वल आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना है, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ उसे गिरह बांधिए, अर्थात समझ में लाइए, नहीं तो पछताओगे। स्कूल का समय निकटता नहीं, ईश्वर ना जाने यह उपदेश माला कब समाप्त होगी। भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाएंगे। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इसने तिरस्कार पर भी मैं पुस्तकों में अब मेरी रुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई अवसर हाथ ना जाने देता। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।